सबसे पहले तो आपको पिछली क्लास में हमने गॉस लॉ भी पढ़ चुके थे, गॉस लॉ के एप्लीकेशन देख रहे थे और एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन देखा था फ्लक्स कैलकुलेशन बाय गॉस लॉ। ठीक है, उसके बाद और भी एप्लीकेशन थे गॉस लॉ के, तो आज अपन वो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन था चार्ज इनक्लोज फाइंड करना। चार्ज इनक्लोज फाइंड करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमको है ना फ्लक्स निकालते आ जाता है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कभी कभी हम फ्लक्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर चार्ज इनक्लोज निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। जैसे एग्जांपल के लिए सीधा इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस का एक सिस्टम है और इस स्पेस में मेरे पास एक है ना क्यूब रखा हुआ है। एक क्यूब रखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस के स्पेस में। आई हैव अ क्यूब जो एक्स वाई जेड एक्सिस के स्पेस में रखा हुआ है। द साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज ए। ये जो क्यूब है इसकी साइड लेंथ ए है। ठीक है, मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस के स्पेस में, और यहाँ इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नॉट एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय ई नॉट एक्स आई कैप। तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना है वो आपने निकाला था, आपको आता है वो, है ना। अब मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा के पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दिस क्यूब। इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है बताओ। इस क्यूब के अंदर अभी कितना चार्ज रखा हुआ है, करिए। ऋत्विक का जवाब भी आ गया, बहुत बढ़िया ऋत्विक। गॉस लॉ के एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये सेकंड एप्लीकेशन हो रहा है गॉस लॉ का, चार्ज इनक्लोज फाइंड करना। तो आपको मैंने क्यूब दे दिया है और क्यूब के अंदर चार्ज कितना है पूछ लिया। ऋत्विक गुड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दे दिए मैंने, थोड़ा आपके लिए आसान दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करा हुआ है हमारा, तो ऐसे क्वेश्चन दिया जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, चलो वेरी गुड नमित। आपको बस गॉस लॉ अप्लाई करना है, बाकी तो ये क्वेश्चन पहले से करा हुआ है आपका। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो इससे अपन ने फ्लक्स कैलकुलेट करा था, काफी अपना डिस्कशन भी चला था इस क्वेश्चन को लेके। तो इसके सारे फेसेस से इंडिविजुअल फ्लक्स निकाला था आपने। तो इसमें ना सब फेसेस से फ्लक्स जीरो आ गया था, केवल एक को छोड़ के। ये वाले फेस से फ्लक्स आया था, इससे जो फ्लक्स था वो आ गया था ई नॉट ए क्यूब, और बाकी सब फेसेस से फ्लक्स जीरो आ गया था। तो क्यूब से जो टोटल फ्लक्स है, द टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब वो है ई नॉट ए क्यूब। नाउ गॉस लॉ से ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए चार्ज इनक्लोज इन द क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज बहुत आसान हो गया ना निकालना। द चार्ज इनसाइड द क्यूब शुड बी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब। ये होना चाहिए आंसर, दिस शुड बी द आंसर। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने अभी तक सही जवाब दिया था, मुझे बहुत बढ़िया। बाकी सबको भी आया क्वेश्चन? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी थी, देखो स्पेस में हमको कोई रीजन दे दिया, उस रीजन से आपको फ्लक्स निकालना आता था। तो आपसे उस रीजन के अंदर का चार्ज भी पूछ सकता है कोई, तो चार्ज पूछा तो ऐसे निकाल दिया अपन ने। इज दिस क्लियर? बोलो, समझ में आया क्वेश्चन? यस, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। सपोज, अगला क्वेश्चन, सपोज मेरे पास फिर से वो एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम है। ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस दिए हुए हैं आपको, और स्पेस में किसी पॉइंट पर, स्पेस में किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, वो मैंने दे दिया आपको ई नॉट टाइम्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर मैं किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पे देखता हूँ तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। किसी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टाइम्स ई नॉट है। ठीक है, अब आपको बताना है द चार्ज इनसाइड
a sphere of radius r centered at origin। अगर मैं एक स्फीयर इमेजिन करूं जिसकी रेडियस r है, एक स्फीयर इमेजिन करो जिसकी रेडियस r है, तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आएगा? ठीक है, स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पर है। करो ट्राई। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और प्लस और आपसे चार्ज इनक्लोज पूछा है, करो। सर ये आर के बाद क्या है सर? आर के बाद क्या है? रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। यस सर। तो हम स्फीयर बना रहे हैं, उसका सेंटर ओरिजिन पर है। करो का जवाब भी आ गया। ठीक है सर, सही लग रहा है आपका आंसर मुझे। ऋत्विक, वेरी गुड। Find charge inside a sphere of radius r centered at origin। अब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी है बस वो समझना पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी है ये समझ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर से एक स्फीयर इमेजिन करना है, स्फीयर इमेजिन करना है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है ना। अब स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट, स्फीयर की सरफेस का हर पॉइंट जो होगा, अगर उसे सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करो, स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन करो, स्फीयर की सरफेस पे कोई भी पॉइंट है उसे स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन करो, तो कितनी डिस्टेंस पे होगा वो? सपोज ये पॉइंट है स्फीयर की सरफेस पे, इसे हमने सेंटर से ज्वाइन करा, तो स्फीयर की सरफेस के पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी? ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगी, है ना। स्फीयर के रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, और जरा तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड देखो। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ई नॉट, और ये एक्स वाई जेड से ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेसिकली ये आर्क वेक्टर दिया हुआ है, ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से डिस्टेंस ही होता है। तो स्फीयर के किसी पॉइंट की, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस तो उसकी रेडियस होना चाहिए। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगी स्फीयर पे। स्फीयर की सरफेस पे कोई भी पॉइंट लो, उसकी स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड देखो क्या आ रहा है, वो आ रहा है ई नॉट इंटू ये डिस्टेंस एक्स वाई जेड की ओरिजिन से है। तो स्फीयर की सरफेस के पॉइंट की डिस्टेंस तो रेडियस थी, हम स्फीयर की सरफेस पे खड़े हैं तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो कांस्टेंट हो गया, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस रेडियस वेक्टर, और यहाँ पे छोटा सा अगर एरिया चूज करोगे तो वो भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स लिखे छोटे से सरफेस से, तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड छोटे से एरिया का मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट, छोटा सा फ्लक्स, तो मैग्नीट्यूड दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये था सरफेस पे, एरिया का मैग्नीट्यूड ये लिख दो और दोनों का एंगल सेम है cos 0। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है टोटल फ्लक्स के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी फाई, तो ई नॉट और आर तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी ए, और बाय गॉस लॉ दिस शुड बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से चार्ज इनक्लोज जो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर,
और डी एक छोटा सा एरिया था, उसका पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन करोगे तो पूरे स्फीयर का एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो अच्छे से लिख दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आर क्यूब, ये आंसर आ रहा है। ध्यान से देखो, इसका आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? बोलो। यस, ऋत्विक और कई बच्चों का जवाब भी आ गया था। बाकी बच्चे भी समझिए अच्छे से क्या करा है हमने। इस स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो यही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है। मेरे स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीए बच गया, डीए का इंटीग्रेशन पूरा एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये होना चाहिए चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये चार्ज इनक्लोज आ गया, है ना। अच्छा, मेरे जो स्फीयर मैंने कंसीडर करा उसका वॉल्यूम क्या था? उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था। और ये चार्ज देखो ठीक आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये चार्ज बिल्कुल आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे वॉल्यूम के ठीक प्रोपोर्शनल चार्ज दिख रहा है आपको। दिस चार्ज इनक्लोज्ड इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलो, है ना। बिल्कुल प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, वॉल्यूम भी 4/3 आर क्यूब होता है, तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल, चार्ज भी आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। मतलब कि इस स्पेस में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। इट इंप्लाइज दैट यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन स्पेस, स्पेस में यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। स्पेस की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आप निकाल भी सकते हो, वो आ जाएगा स्फीयर में कितना चार्ज है अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? स्फीयर में कितना वॉल्यूम था और स्फीयर में चार्ज कितना था, डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। और मुझे दिख रहा है कि ये जो चार्ज है ठीक आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल चार्ज है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो आने वाली है वो कांस्टेंट आने वाली है। बोलो, समझ में आ रही बात? ये आपसे ये भी पूछ सकता था मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरह से पूछता, तो शुरू में मैं आपसे स्फीयर से चार्ज ना पूछते हुए ये पूछ रहा था कि स्पेस में कितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है स्पेस में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था। आ रहा है ये समझ में? चलो, मुझे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं यस, बहुत बढ़िया, ओके। तो हमको एक एप्लीकेशन समझ में आ रहा है गॉस लॉ का, कि गॉस लॉ से अपन क्या कर सकते हैं कि फ्लक्स के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं किसी स्पेस में कितना चार्ज डेंसिटी है ना। और यूनिफॉर्म वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? मैंने यूनिफॉर्म वॉल्यूम नहीं लिखा है, मैंने लिखा है यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये पूरा सेंटेंस एक साथ है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, मतलब कि वॉल्यूम मतलब कि अपना जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसके अंदर एक जैसा कॉन्स्टेंटली हर जगह एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो, अब अगर ये चार्ज वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल नहीं आता ना तो ऐसा नहीं करता हूं, यहाँ पे फिर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन और देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे आते हैं अपन, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है, हम हर किसी केस की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते यार। गॉस लॉ से जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो हम हर कोई केस की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाते, कुछ गिने चुने स्पेशल केसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। हर कोई केस की इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ नहीं देती है अपन को, वो तो इंटीग्रेशन ही सहारा है फिर अपना, ठीक है। पर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन से जाओ तो बहुत लेंदी होता है, लेकिन गॉस लॉ से बहुत आसान हो जाता है ना। तो करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। अब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो हमको ऑलरेडी आता है, और वो क्वेश्चन करने में हम सीख जाएंगे कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। तो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करने की स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ना। जो रिजल्ट आएगा वो तो आपको आता है, पर स्टेप्स क्या है, कैसे हम गॉस लॉ का यूज करते हैं वो आपको समझना है। तो लिखिए थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ, इसका पहला एग्जांपल जो हमको ऑलरेडी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो गॉस लॉ से अपन डिराइव करेंगे। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है गॉस लॉ से डिराइव करेंगे। आपको ऑफकोर्स आती है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है, लेकिन हम मान लेंगे कि हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है, और अपन फाइंड करेंगे देखो गॉस लॉ से। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज था, मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर बतानी होगी। तो लेट्स से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एक पॉइंट P पर जो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे, एक पॉइंट P पर जो चार्ज से r डिस्टेंस पे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? क्या कर रहे हैं अपन? आपको मैं अब गॉस लॉ का अगला एप्लीकेशन बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं अपन, सबसे पहला ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज। अब कैसे फाइंड करी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको स्टेप्स अच्छे से समझना है। ठीक है, बात समझना है यहां तक क्या कर रहे हैं अपन? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, सबसे पहला स्टेप, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसके जैसे, बिल्कुल उसके जैसे आइडेंटिकल और कोई पॉइंट ढूंढ सकते हो क्या जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही होगा जो यहाँ है? ऐसे पॉइंट और ढूंढने की कोशिश करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सोचो। हाँ, मेरे पास जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही, ऋत्विक, अथर्व, है ना? तो सर बिल्कुल सही, अमित, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं ना यहाँ पर है ना एक स्फीयर इमेजिन कर सकता हूँ, और स्फीयर का हर पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है ना, सिमेट्री होगी स्फीयर पे, स्फीयर पे सिमेट्री होगी। मैं अगर एक स्फीयर इमेजिन कर लूं चार्ज को सेंटर पे लेके, इस चार्ज को सेंटर पे लेके अगर मैं स्फीयर इमेजिन करूं, तो पूरे स्फीयर पे आप सब मुझे बोल रहे हो कि चार्ज से डिस्टेंस सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम एक जैसे आनी चाहिए। ये आपको इसलिए पता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसमें आपको पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इसलिए नहीं बता रहे हो आपको, क्योंकि पता है यहाँ सिमेट्री। तो बाय सिमेट्री आई कैन से, क्योंकि चार्ज से r डिस्टेंस पे सारे पॉइंट होंगे स्फीयर की सरफेस के, तो इस स्फीयर पे, इस पूरे स्फीयर पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम बिकॉज सारे पॉइंट एक जैसे। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि सेम हो। तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को लेके अपन एक है ना एक क्लोज सरफेस बनाने की कोशिश करो। यहाँ तो वो क्लोज सरफेस ही बन गई, यहाँ तो स्फीयर ही क्लोज सरफेस है, उसको बोल देते हैं अपन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का मतलब ही क्लोज सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस मतलब जिसके अंदर कोई वॉल्यूम बंद हो गया हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक सरफेस इमेजिन करी जिसको हमने गॉसियन सरफेस बोला। इस सरफेस की स्पेशलिटी ये होना चाहिए कि इसका हर पॉइंट सिमेट्रिक लगे अपन को। ठीक है, तो हमको हर पॉइंट अभी चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अब दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे ई थी। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इस ई मैग्नीट्यूड में। अब डायरेक्शन भी मानो इसकी कुछ, डायरेक्शन क्या लेना चाहिए मुझे? क्या डायरेक्शन में ऐसे टेंजेंट के अलोंग इधर की तरफ लूं, इधर की तरफ लूं, इधर की तरफ लूं, या ऐसे लूं? क्या लेना चाहिए मुझे डायरेक्शन? चलो, निमित मुझे बोल रहा है रेडियली आउटवर्ड। कोई लॉजिक? निमित कोई लॉजिक? याद रखो हमको पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड याद नहीं है, कोई और लॉजिक? रेडियली आउटवर्ड क्यों लेना चाहिए? आयुष बोल रहा है डी ए परपेंडिकुलर बिकॉज, नहीं। ऋत्विक बोल रहा है फ्लक्स पॉजिटिव, नहीं। मैक्सिमम, नहीं। मुझे बताओ कोई लॉजिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों लूं मैं? रेडियली आउटवर्ड मुझे जवाब दे रहे हो, पर क्यों, ऐसा क्यों लूं मैं?
मुझे नहीं मानना इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। आपको लॉजिक ही नहीं दे रहा हूं मेरे को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड क्यों होना चाहिए, तो कोई लॉजिक ही नहीं बता रहे हो मुझे। मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो सकती है ना। क्रिस बोल रहा है गॉस लॉ में इलेक्ट्रिकल रेडियली आउटवर्ड होती है। ये किसने कहा? मैंने कब लिखा है गॉस लॉ में इलेक्ट्रिकल रेडियली आउटवर्ड होती है? कहाँ लिखा अपन ने सेंटेंस? कहीं नहीं लिखा है अपन ने। सर आप थीटा पर एज्यूम कर लीजिए फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। हाँ चलो, ये मेरी बात ये मुझे अच्छा लगा। मुझे एक बच्चा बोल रहा है कि मैं थीटा एंगल पे एज्यूम कर लूं। चलो तो फिर बात ये हो जाएगी कि भाई सिमेट्री है, थीटा इधर ही क्यों, थीटा नीचे क्यों नहीं? अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस से थीटा एंगल पे एज्यूम कर रहा हूं, तो एक आर्ग्यूमेंट ये आ सकता है कि थीटा ऊपर ही क्यों, थीटा नीचे क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर और नीचे कोई फर्क थोड़ी दिख रहा है। क्या आपको कोई फर्क दिख रहा है? हाँ, एक पॉइंट चार्ज रखा है मेरे पास, मैं इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस से थीटा एंगल ऊपर, तो व्हाई नॉट थीटा एंगल डाउन? बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस, सब कुछ एक जैसा है। समझ में आई क्या बात? है ना? अब अगर थीटा एंगल नीचे होने की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, नीचे होने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है, तो इन दोनों का एडिशन तो फिर इधर ही आने वाला है। इन दोनों का एडिशन तो इधर ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है यहाँ पर, रेडियली आउटवर्ड होना। बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी रेडियली आउटवर्ड। अंदर भी हो सकती है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है ना, वो भी ले सकते हो, अंदर की तरफ भी ले सकते हो, बाहर की तरफ भी ले सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, फिलहाल मैं बाहर की तरफ मान रहा हूँ, क्योंकि बाहर को अगर पॉजिटिव बोल दूंगा तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का एंगल अगर मैं थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानता तो थीटा ऊपर और थीटा नीचे इक्वली लाइटली होता, तो दोनों का रिजल्ट फिर इधर ही आने वाला है। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे रेडियल आउटवर्ड जैसी ले सकता हूं मैं। क्या ये समझ में आया? ड्यू टू सिमेट्री हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन दिस डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आ गया कि पूरे स्फीयर पे मैग्नीट्यूड में सेम है। अब इस स्फीयर पे मैं छोटा सा एरिया ले लेता हूँ यहाँ पे डीए। अब गॉस लॉ लगा लो, अगली स्टेप हो जाएगी गॉस लॉ लगाना। तो बाय गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स, इसको हम निकालेंगे इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ओवर द कंप्लीट एरिया। ये होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। आप देखो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो इट शुड बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ फ्लक्स शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का कॉस। नाउ एंगल बिटवीन दिस ई एंड डीए इज 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पूरे स्फीयर पे मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट थी, आपने बताया था मुझे, तो इसे मैं बाहर ले सकता हूँ। तो अंदर बचेगा ओनली डीए का इंटीग्रेशन, cos 0 1 हो गया। पूरे स्फीयर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो हर डीए के साथ उसका एंगल 0 है, तो cos 0 हर जगह 1। डीए का इंटीग्रेशन स्फीयर के पूरा एरिया मिल जाएगा मुझे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर अगर इधर डिवाइड कर दो तो ई हो गया क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यार मैंने स्मॉल आर लिखा था, आई शुड राइट स्मॉल आर हियर। बस ये के क्यू आर स्क्वायर तो लिखा हुआ है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चार्ज वॉज पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ लिखेंगे अपन। जब भी गॉस लॉ में चार्ज लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अभी पॉजिटिव की वजह से मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन सही मानी थी। मैग्नीट्यूड नेगेटिव आता, इसका मतलब डायरेक्शन अंदर हो जाती। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिराइव कर दिया और डायरेक्शन सिमेट्री से बोली दी थी रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं गॉस लॉ का यूज करके। और एग्जांपल देखा अपन ने, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी। क्या स्टेप्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए? जिस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है, जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ कहाँ होगी इमेजिन करो।
है ना। यहाँ पे सिमेट्री थी, हर जगह सिमेट्री वाले क्वेश्चन मिलेंगे हमको, तो सिमेट्री से दिख जाएगा कि कहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। उन सारे पॉइंट का कलेक्शन लेके गॉसियन सरफेस बनाओ, क्लोज सरफेस बनाओ। उस क्लोज सरफेस पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ईवी कुछ है मान लो, उसकी डायरेक्शन सिमेट्री से समझ में आ जाएगी किधर है। फिर गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालो, वो होना चाहिए चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कैलकुलेट करो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के, पता करे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, ये फ्लक्स आ जाएगा, उसको अरेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। समझिए कैसे करा अपन ने। चलो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर ये अच्छे से हो गया तो इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड, बहुत ही लंबी सी एक चार्ज रॉड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं अपन, ये अगर हो जाए तो। चलो मेरे पास एक डाउट आया कि मैं क्यूब भी ले सकता हूँ, चार्ज को बीच में लेके क्यूब ले लूंगा अगर, तो क्यूब के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं दिखेगी ना मुझे, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस बदलेगी ना पॉइंट्स की। क्यूब पे सिमेट्री कहाँ दिखेगी अपन को, दक्ष, है ना। मुझे क्यूब के हर सरफेस पे हर पॉइंट जो होगा चार्ज से इक्वल डिस्टेंस थोड़ी दिखेगा। और मेरा दक्ष, हाँ फ्लक्स सेम रहता है, लेकिन हर पॉइंट से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड जाते दिखेगी क्या मुझे, तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा ना, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर क्यों लेके आ पाया, क्योंकि मेरा जो मैं सरफेस ले रहा हूँ उस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की है। ठीक है, चलो तो अब सेकंड एप्लीकेशन देखे अपन, सेकंड एग्जांपल देखे। सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रॉड की, जो आपको ऑलरेडी आती है, अपन गॉस लॉ से निकालेंगे। मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे जाके एक पॉइंट है वहां निकालना है। अब रॉड तो बहुत लंबी है, तो ये पॉइंट थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लूंगा तो मुझे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, है ना। और सिमेट्री से मैं रॉड के चारों तरफ घूम जाऊं, रॉड के चारों तरफ इसमें लाइन को घुमा दूं, तो इस पूरे मुझे कर्व सरफेस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए। यहाँ पर अब मुझे रॉड के आसपास एक सिलेंडर दिखेगा, इस सिलेंडर की कर्व सरफेस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। इस रॉड को एक्सिस लेके अगर एक सिलेंडर बना दूं तो सिलेंडर पे मुझे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी ओवर द कर्व सरफेस, बिकॉज सिलेंडर के एक्सिस पे रॉड है, तो सिलेंडर की कर्व सरफेस की हर पॉइंट की रॉड से डिस्टेंस एकदम सेम हो जाएगी, एकदम सेम हो जाएगी। और रॉड बहुत लंबी होने से इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की होगी। सही बात है क्या। अगर इस लोकेशन में बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ई दिखेगी, ओवर दिस कंप्लीट सिलेंडर मुझे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिखेगी मैग्नीट्यूड में। और सिमेट्री से डायरेक्शन शुड बी रेडियली आउट। आ रहा है क्या समझ में ये। चलो तो यहाँ मैंने गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करी, गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करी सिलेंड्रिकल, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस पैक होती है, तो ये कर्व सरफेस के साथ साथ यहाँ पे प्लेन सरफेस भी गॉसियन सरफेस है ना। तो गॉसियन सरफेस में मेरे पास सिलेंडर की कर्व सरफेस है और ऊपर और नीचे की प्लेन सरफेस भी है। अब इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए वो लिखते हैं। मान लेते हैं कि रॉड पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, ये जो मैंने सिलेंडर बनाया है इसकी लेंथ एल थी और मेरे सिलेंडर की रेडियस थी आर। ठीक है, अपन ने आर रेडियस पे जाके देख रहे हैं ना, तो सिलेंडर की रेडियस आर हो जाएगी। चलो अब इससे टोटल फ्लक्स वो होना चाहिए, फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया। मेरी जो गॉसियन सरफेस है आपकी बार, इट इज द सिलेंडर, तो सिलेंडर की कर्व सरफेस भी है और प्लेन सरफेसेस भी है, ऊपर नीचे की प्लेन सरफेस भी है। तो कर्व सरफेस से फ्लक्स और प्लेन सरफेस से फ्लक्स को जोड़ दूं तो टोटल फ्लक्स आएगा, राइट। ये समझ में आ रहा है। हाँ, अब जो ये प्लेन सरफेस है ना, इसके ऊपर फ्लक्स निकालना बहुत आसान हो गया,
क्योंकि अभी अपन ने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउट, तो यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, पर वो सब रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, और रेडियली आउटवर्ड है, और इसका एरिया जो होगा प्लेन सरफेस का वो इससे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पर छोटा सा एरिया ऐसा ऊपर की तरफ आएगा। ओवर द प्लेन सरफेस फ्लक्स शुड बी जीरो, ओवर द प्लेन सरफेस फ्लक्स शुड बी जीरो। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स तो कुछ बचेगा, प्लस प्लेन सरफेस का फ्लक्स जीरो हो गया, है ना। और कर्व सरफेस का फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं? इट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट स्मॉल एरिया ओवर द कर्व सरफेस, ठीक है। अब कर्व सरफेस पे छोटा सा एरिया लिया, यहाँ पे मैंने डीए, उसका एरिया वेक्टर ऐसा, एंगल जीरो है, तो इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू डीए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है पूरे कर्व सरफेस पे, उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, इंटीग्रेशन में छोटा सा एरिया आया कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस का छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन, पूरा कर्व सरफेस एरिया मिलेगा ना, इट शुड बी 2 पाई आरएल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सही बात है क्या? द टोटल फ्लक्स बाय सिलेंडर इज एडिशन ऑफ फ्लक्स बाय कर्व सरफेस प्लस प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का फ्लक्स जीरो हो गया, कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन करके निकाला हमने, ओवर द कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन मैग्नीट्यूड, इंटीग्रेशन के बाहर आ गई वो, डीए छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन पूरा कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आरएल। इज दिस क्लियर? है ना। अब गॉस लॉ क्या बोलता है? ये फ्लक्स होना चाहिए था चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस शुड बी चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय गॉस लॉ। लिख लेना आप, वर्ड्स में लिख लेना बाय गॉस लॉ। चार्ज इनक्लोज कितना होगा इस सिलेंडर के अंदर? बताओ, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आएगा? मेरे सिलेंडर की लेंथ थी एल, हाइट एल थी, देखो इसकी, तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी और एल रॉड अंदर आ जाएगी ना, इसकी लेंथ एल है तो एल रॉड अंदर आ जाएगी। द लेंथ ऑफ रॉड विच इज इनसाइड द सिलेंडर इज एल, तो इस पे जो चार्ज है लैम्डा एल हो जाएगा। द चार्ज इनक्लोज शुड बी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, ये एल से एल देखो कैंसिल हो रहा है, और 2 पाई आप नीचे डिवाइड में लेके आ जाओ, ई हो रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नथिंग बट 2 के लैम्डा बाय आर। अरे के बात समझ में? 2 के लैम्डा बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रॉड। या वेरी गुड। चलो, तो हमने देखो रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, पहले इंटीग्रेशन कितना डिफिकल्ट गया था, है ना, और यहाँ थोड़ा सा फ्लक्स करके, थोड़ा सा लॉजिक से अपन ने फ्लक्स निकाल लिया बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पता करे, और वो यूज करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। तो बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, देखो गॉस लॉ से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे? दोनों आपको आते थे, इनमें बस प्रोसेस समझना है, गॉस लॉ से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ये समझना है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो गॉस लॉ से जब भी हमको फ्लक्स, जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करना है, तो हम केवल सिमेट्रिक चीजों में कर सकते हैं। सिमेट्री नहीं होगी तो हम ऐसे लॉजिक नहीं लगा पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लो, तो सिमेट्री होना जरूरी है, नहीं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कुछ सिमेट्रिक केसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं गॉस लॉ से, उसमें से 2 एग्जांपल देखे अपन ने, और भी केसेस देखेंगे अब अपन। चलो, ये सब नोट हो गया क्या? यस, ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सिमेट्रिक केसेस की निकालेंगे। स्फेरिकल सिमेट्रिक केसेस का एक एग्जांपल हो जाता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के आसपास चारों तरफ स्फीयर में सिमेट्री होती है ना। तो और कौन से केसेस हो सकते हैं ऐसे? उन केसेस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय गॉस लॉ, ठीक है। देखते हैं, मेरे पास एक डाउट आया, कोई एग्जांपल जिसमें हम गॉस लॉ नहीं निकाल सकते, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो रॉड इनफाइनाइट नहीं होती, अगर रॉड फाइनाइट लेंथ की होती, एक फाइनाइट लेंथ की रॉड होती अगर,
तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते आप। आपको कोई रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली तो आप इसको गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते क्योंकि सिमेट्री नहीं है, समझे? है ना? मेरे पास एक डाउट आ रहा है, पार्थ बोल रहा है कि डीएल लेंथ का सिलेंडर लेके आप ट्राई करके बताना मुझे, है ना? मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, आप लोग ट्राई करना, अगर निकाल पाओगे तो मैं आपको प्राइज दूंगा, ठीक? पर जो भी करो लॉजिकली सही होना चाहिए, ठीक है? आप जो भी जवाब दोगे आप पहले सोच लेना कि लॉजिकल सही है कि नहीं, है ना? चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। शेल, ठीक है? शेल ले सकते हैं या सॉलिड मेटल स्फीयर। सॉलिड मेटल स्फीयर का भी यही रिजल्ट होगा जो अपन अभी करने वाले हैं। मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, मेरे पास एक स्फेरिकल शेल, दिस इज अ शेल ऑफ रेडियस आर। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब इसके ऊपर चार्ज बिल्कुल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहीं से भी देखने पे हमको अलग नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? अच्छा, शेल समझते हैं ना आप? शेल का मतलब होता है अंदर से हॉलो। जैसे क्रिकेट की प्लास्टिक की बॉल आती है ना, तो वो 4 रुपए 5 रुपए कितने की आती है आजकल, पहले तो 2 रुपए की लेते थे हम लोग। तो वो जो क्रिकेट की बॉल होती है ना, वो क्रिकेट की बॉल जो खोखली होती है अंदर से, वैसा कुछ शेल, ठीक है? हाँ, तो शेल के सरफेस पे एक जैसा चार्ज है, सब तरफ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? आप इसे सॉलिड मेटल स्फीयर भी बना सकते हो। मेटल में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज दो मेटल को तो सरफेस पे रहता है, तो मेटल पे भी चार्ज सरफेस पे रहता है, तो एक शेल जैसा ही दिखेगा वो भी। मेटल स्फीयर सॉलिड भी हो, उसको चार्ज देने पे उसका सारा चार्ज सरफेस पे होता है। तो बेसिकली आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज है। यू हैव अ स्फेरिकल सरफेस जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज है, उसकी वजह से आप चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है? सिस्टम क्या ये समझ में आया? किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं? चलो, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं? तो केस 1 आउटसाइड, इसके बाहर। मान लीजिए इस पर टोटल चार्ज Q था और इसके बाहर एक पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पर पॉइंट है। ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री आप फिर से वही सब करोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लोगे, तो ये मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई है ना, पूरी नहीं बनाई, यू कैन इमेजिन अ कंप्लीट स्फीयर बना हुआ है। दिस इज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ से आप लिखेंगे वही, इस पे सारे लॉजिक्स फिर से वही। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पर E हुई तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड सेम होगी ओवर द स्फीयर, और एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे रेडियली दिखना चाहिए और एरिया वेक्टर के पैरेलली दिखना चाहिए। ड्यू टू सिमेट्री हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होगी, तो सारे लॉजिक वही, पूरी कहानी वही। चार्ज इनक्लोज भी देखो, पूरा चार्ज अंदर है, पूरी कहानी वही, चार्ज भी वही, आंसर भी वही। आया क्या समझ में ये? बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो पॉइंट चार्ज की हो गई। केस 1 आउटसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वही आती है जो पॉइंट चार्ज की आती है, लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक है? चार्ज स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो बाहर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि पॉइंट चार्ज हो, उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पे। इज दिस क्लियर? चलो नोट कर लो पहले बाहर का केस, फिर अंदर के केस पे आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उसके बाहर देखा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आकर जैसा पॉइंट चार्ज की है,
सारा चार्ज इसका आपको मान लेना है इसके सेंटर पर है, सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है। चलो आई थिंक सबको क्लियर है अब, तो नोट हो गया ये? यस, ओके, बहुत बढ़िया। अब अच्छा, पोटेंशियल भी निकालते हैं साथ में, चलो। स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल नहीं पढ़ा है अपन ने पहले कभी, तो इसका पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। तो एनी गेस क्या लिखो पोटेंशियल में? कोई गेस? पोटेंशियल क्या आना चाहिए? बताओ। के क्यू बाय आर, बिल्कुल सही। पोटेंशियल शुड बी के क्यू बाय आर। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तो पोटेंशियल भी तो वही आएगा। पोटेंशियल अगर निकालते हैं आउटसाइड, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं हम? माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर आपको किसी पॉइंट आर तक आना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फिनिटी से वहां तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो पॉइंट चार्ज में आपने करा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन डी आर के अलॉन्ग ही है, डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट डी आर हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर उसे इंटीग्रेट कर दो, तो ये आने वाला है के क्यू बाय आर, जो बिल्कुल पॉइंट चार्ज का होता था। बाहर से पोटेंशियल भी वैसे दिखेगा जैसे पॉइंट चार्ज का, है ना? तो अपन ने स्फेरिकल शेल का बाहर पोटेंशियल भी निकाल दिया। कोई एकदम सरफेस पे खड़े रह के बात पूछता, ऑन द सरफेस, जस्ट नियर सरफेस, आर इक्वल टू आर डाल देना। स्फीयर की सरफेस पे खड़े हो जाते तो ये जो रेडियस अपन ने ली ना, इसको अपन क्या डाल देंगे? कैपिटल आर डाल देंगे, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है वहां पर के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल आ जाता के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर टू सरफेस एंड पोटेंशियल। अब चलो अंदर चलते हैं, स्फीयर के अंदर चलते हैं। केस 2, अब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। मैं जिस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं वो इसके अंदर बन जाएगी। अब मेरे गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर से छोटी है, तो स्फीयर के अंदर आ गया हूं मैं। केस 2, इनसाइड द स्फीयर। केस 2, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड स्फेरिकल शेल। बोलो, गॉस लॉ से अब इस स्फीयर से फ्लक्स लिखते तो क्या होना चाहिए? फ्लक्स तो सिमेट्री से फिर से वही लिखना चाहिए ना मुझे, सिमेट्री के लॉजिक से इधर तो वही आना चाहिए ना, है ना? फ्लक्स टोटल बाय दिस गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर पे सिमेट्री से हर जगह सेम होगी, तो ये तो फिर से E इंटू 4πr² ही आएगा। Am I right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी तो ये जो अंदर स्फीयर है इसको मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम होना चाहिए, सिमेट्री है, तो इसमें मैग्नीट्यूड में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ के जो भी लॉजिक बोले थे मैंने सब बोल के सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। अब फ्लक्स टोटल को लिखते हैं चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ चार्ज इंक्लोज कितना है? इस छोटे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? ऋत्विक ने सही जवाब दिया, बाकी बच्चे भी बताओ। निमित गलत। मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है ये शेल है, शेल का मतलब होता है अंदर खोखला है, होलो है, अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी चार्ज है सिर्फ सरफेस पे, शेल मतलब कि अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है ना? सो चार्ज इनसाइड शुड बी जीरो, चार्ज विद इन दिस गॉसियन सरफेस शुड बी जीरो। समझ आ रहा है? दिस चार्ज इनक्लोज्ड इज जीरो, तो ये 0 बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है। तो अगर मैं E निकालू या 4πr² से डिवाइड करूं तो जीरो तो होना चाहिए, सही बात है? तो इनसाइड स्फेरिकल शेल मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है,
उस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0, और बाहर आती है जैसे कि कोई पॉइंट चार्ज है। एक शेल के बाहर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे पॉइंट चार्ज है, और अंदर देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। इज इट क्लियर? शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। चलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जरा पोटेंशियल भी निकाल देते हैं अंदर क्या आएगा, है ना? जल्दी से पोटेंशियल भी देख लेते हैं अपन। पोटेंशियल पोटेंशियल निकाला जाता है माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिक्कत यह है कि जब तक स्फीयर के बाहर हो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है ना? अब हमारा ये स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तो मुझे इंफिनिटी से सरफेस तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिखेगी, ई आउटसाइड वाली दिखेगी, फिर सरफेस से स्मॉल आर तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिखेगी। ये बात समझ में आई? मुझे अब जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो उसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। जब मैं इंफिनिटी से बाहर सरफेस तक आऊंगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आउटसाइड वाली ले लूंगा, और जब मैं सरफेस से अंदर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाली ले लूंगा, है ना? इंफिनिटी से सरफेस तक जो इंटीग्रेशन है ये तो अपन ने पहले भी करा है, ये KQ/R हो जाएगा। पोटेंशियल फर्स्ट टर्म हो गया KQ/R, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, अभी जस्ट डिराइव करा, तो सेकेंड टर्म इज 0, तो बस यही आंसर बच जाएगा। दिस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो सेकेंड टर्म इज 0 हो गया। अरे समझ में? सभी बच्चे देख लो अच्छे से, टेक अ मिनट, टेक अ सेकेंड, और देखो अच्छे से कि क्या समझ में आया कि नहीं अपन को। कोई भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारा सिचुएशन क्या थी? मेरी सिचुएशन थी कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब क्या होता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर से होलो है वो, और केवल एक स्फीयरिकल सरफेस है जिसपे चार्ज है। उस स्फेरिकल सरफेस से मैंने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जैसे कि सारा स्फीयर का चार्ज उसके सेंटर पे है। आपको स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे मान लेना है, पॉइंट चार्ज मान लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है। तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं अपन। पोटेंशियल लिखना हो बाहर तो वो भी यही KQ/R। सेकेंड चीज, फिर स्फीयर के अंदर चले गए तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 0, और पोटेंशियल देखो ये वही आ गया जो सरफेस पे पोटेंशियल था। ठीक है, स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट है, कितना जितना सरफेस पे। कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, है ना? क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट -dV/dx या dV/dy, है ना? पोटेंशियल का ग्रेडियंट ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्फेरिकल शेल। मेरे पास एक डाउट आ रहा है अथर्व का कि फिजिक्स के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करने का ये तरीका हो सकता है कि मेरे पास स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पे अगर खड़ा हूं मैं, अंदर मान लो इस लोकेशन पे खड़ा हूं मैं, ठीक है? तो एट दिस लोकेशन कुछ चार्जेस इस लोकेशन के राइट में है और कुछ लेफ्ट में। राइट वाले चार्जेस मुझे कम दिख रहे फिलहाल, पर उनकी डिस्टेंस भी कम है, और लेफ्ट में चार्जेस ज्यादा दिख रहे पर डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो राइट वाले और लेफ्ट वालों की वजह से इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट बन गई, नेट 0 के। ठीक है, यस, ऐसे अपन सोच सकते हैं। चलो, है ना? इधर चार्जेस थोड़े से कम थे, उधर चार्जेस ज्यादा थे, बट चार्जेस के यहाँ डिस्टेंस भी ज्यादा है, इधर डिस्टेंस भी कम है। नेट में इधर राइट और लेफ्ट में जितना भी चार्जेस आ रहे हैं सबने इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी इस पॉइंट पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 हो गया, है ना? चलो, अच्छा क्वेश्चन पूछा। नाउ स्फेरिकल शेल कंप्लीट, सबको क्लियर? ओके, मैं पूरा हटा रहा हूँ फिर स्फेरिकल शेल के बारे में जो भी पढ़ा हमने, है ना? पूरा तो नहीं हटाते,
इसका ग्राफ बनाएंगे अपन। तो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा तो स्पेस चाहिए मुझे, तो यहाँ नीचे नीचे कोशिश करता हूँ मैं यहाँ ग्राफ बनाने की। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे अपन। जब तक तुम सरफेस तक नहीं पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0, और सरफेस पे आते से के क्यू बाय आर स्क्वायर उसके बाद कम होती जाएगी। ये ग्राफ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। सही बात है क्या? एकदम स्फीयर की सरफेस पे आते से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है, उसके बाद 1 बाय आर स्क्वायर का पॉइंट चार्ज जैसा ड्रॉप होगी इनसाइड 0। तो ये ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल का। पहले 0 और सरफेस के बाहर से पॉइंट चार्ज की बन गई। ग्राफ समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का? यस, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, जल्दी से नोट करो। चलो पोटेंशियल का भी बना रहा हूं मैं। अब पोटेंशियल के ग्राफ में ये फर्क होगा कि पोटेंशियल अंदर 0 नहीं है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल का ग्राफ अगर बनाऊंगा विद आर, तो पहले हम दिखाएंगे कि कांस्टेंट है सरफेस तक, उसके बाद 1 बाय आर का फंक्शन। अच्छा, पोटेंशियल सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद 1 बाय आर का फंक्शन। पहले के क्यू बाय आर अप टू सरफेस ऑफ स्फीयर, और बाहर फिर पोटेंशियल डिपेंडेंट ऑन 1 अपॉन आर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिपेंडेंट ऑन 1 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में स्लोप में फर्क होगा। ये पोटेंशियल का ग्राफ बना। तो एक स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर पोटेंशियल, बाहर पोटेंशियल, ग्राफ सब कंप्लीट कर लिया अपन। ठीक है, ओके, आई होप कि अभी सबको क्लियर है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं अपन। तो ये सब नोट हो गया अच्छे से? आई होप कि हो गया है, कई बार पूछ चुका हूं मैं। तो अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट केस की डिराइव करते हैं। अगला केस, नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग electric field due to solid non-conducting uniformly charged here, solid non-conducting uniformly charged sphere। एक स्फीयर है जिसमें पूरे में चार्ज है और वो नॉन कंडक्टिंग है। तो ये जो स्फीयर था ना, इस स्फीयर में चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं है, इस पूरे स्फीयर में चार्ज है, इस कंप्लीट स्फीयर के अंदर चार्ज है। ये नॉन कंडक्टर है तो चार्ज अंदर भी हो सकता है इसके, ये कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं हो सकता, और ये नॉन कंडक्टर है, इसमें चार्ज अंदर भी हो सकता है। एक ऐसा स्फीयर है मेरे पास। अब इसकी वजह से मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो केस 1 हम निकालेंगे बाहर, आउटसाइड। हम सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और वो r में इसकी रेडियस से बड़ा लूंगा। केस 1 में वो बड़ा होगा कैपिटल R से। चलो, तो सिचुएशन क्या है ये समझ में आ रहा है? किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब ऐसा कुछ सोच सकते हैं अपन, एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर भी मटेरियल है, कुछ अंदर भी चार्ज है यहाँ पर,
इसके पूरे वॉल्यूम में एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, सबसे पहला केस, इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर मैं क्या करूंगा, वही गॉसियन सरफेस लूंगा, है ना। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बहुत सिंपल है, देखो बाहर की वही कहानी, फिर से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करी मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करी, दिस इज माय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये पूरा एक स्फीयर है, अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो पूरा नहीं बना रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में पूरा बना, है ना। मैंने कंप्लीट स्फीयर बनाया, गॉस लॉ से इससे फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री से पूरे स्फीयर पे सेम होगी, मैग्नीट्यूड में ई डीए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का एंगल सेम, ये पूरा वही आएगा। चार्ज, पूरे स्फीयर का चार्ज स्फीयर के अंदर आ रहा है, चार्ज इंक्लोज दिस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गई, पोटेंशियल भी वही आ गया, सरफेस पे भी सेम चीज होगी, बिल्कुल पॉइंट चार्ज के जैसे। आ रहा है क्या समझ में ये? अभी भी फिर से पॉइंट चार्ज के जैसी चीज आ गई, लाइक अ पॉइंट चार्ज। चाहे स्फेरिकल शेल थी चाहे सॉलिड स्फीयर है, बाहर से देखने पे एक जैसा लगते हैं। जा रहा है समझ में? चलो अब बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, यस, बहुत बढ़िया। सो अ सॉलिड स्फीयर, a shell, a point charge, all behaves equally when solid sphere and shell are observed from outside, ठीक है। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बार पर आती है, पोटेंशियल भी के क्यू बार आती है बाहर से देखने पे, है ना। तो पहली चीज तो ये कॉपी हो गया अपना सब कुछ। दूसरा पार्ट इनसाइड द स्फेरिकल शेल चलते हैं अपन, तो यहां तक की चीजें क्लियर, तो मैं आगे चलूं। इसमें चेंजेस होंगे, इनसाइड जाने पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इनसाइड वाला मैं हटा के नया लिख रहा हूँ, यहाँ चेंजेस होने वाले हैं। अब जब हम अंदर जाएंगे तो मैं अंदर की तरफ गॉसियन स्फीयर कंसीडर करूंगा। केस 2 के लिए मेरा गॉसियन स्फीयर इज इनसाइड द स्फीयर, inside the charged sphere. This is my Gaussian sphere for second case. This is my Gaussian sphere for second case. That is having a radius small r. Case 2 का मेरा Gaussian sphere मैंने green कलर से दिखाया है. This is for case 2. ठीक है. Now my radius r is less than capital R. My radius r is less than capital R. तो फिर से वही गॉस लॉ की कहानी है ना, फ्लक्स यही सब होना चाहिए। द टोटल फ्लक्स should be integration of E vector dot ds vector over the area, dA vector over the area। ये तो फिर से वो E into 4 pi r square होगा। फ्लक्स टोटल क्या लिखूं, चार्ज इंक्लोज कितना लिखूं, ये बताओ। स्फीयर में Q चार्ज था, इसकी रेडियस R थी, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो रो, इट विल बी Q बाय वॉल्यूम, ठीक है, Q बाय वॉल्यूम। तो इसके अंदर अंदर चार्ज कितना होगा, इस स्फीयर के अंदर अंदर चार्ज होगा ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट शुड बी रो into volume which is 4 by 3 pi r cube small r cube। मुझे इतने इतने स्फीयर के अंदर चार्ज चाहिए, तो वो चार्ज इतना होना चाहिए, दिस बाय एप्सिलॉन नॉट शुड बी द फ्लक्स। बात समझ में आई क्या? अब की बार सॉलिड स्फीयर होने की वजह से मेरे स्फीयर के अंदर गॉसियन स्फीयर से भी चार्ज जा रहा है, क्लियर सबको? यस, तो बच्चे बोल रहे हैं मुझे यस, बहुत बढ़िया। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी मुझे, है ना। ये 4 पाई आर स्क्वायर को इधर लाके डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये देखो 4 पाई, यहाँ पे ये भी 4 पाई था, ये कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल, एक आर बचेगा बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी मेरे पास रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एक रो बचा, ये अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट बचा, 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब और आर स्क्वायर का सिर्फ एक आर बच गया, तो ई आ गया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, रो की वैल्यू डाल दो, रो इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, वो पुट कर दोगे तो फॉर्मूला जाएगा के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब। इसके टर्म में भी याद रख सकते हो, दो तरीके से विद इन स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है, इनसाइड ई इनसाइड का दो तरह से फॉर्मूला आ रहा है। क्या समझ में आया? The electric field inside the solid sphere is proportional to radius. जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, सरफेस पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी, उसके बाद 1/r²। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखोगे ना आप, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू r, उसके बाद डिक्रीजिंग। ठीक है, यस। और ये बिल्कुल ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है आपने, सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो इनफैक्ट ग्रेविटेशन में शायद इसका लॉजिक कुछ बताया नहीं होगा या कुछ अलग बताया होगा। गॉस लॉ इज बेसिक लॉजिक जिससे ये सब डिराइव होता है। चलो, तो हमने सॉलिड स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दी। अब आगे बढ़ते, पोटेंशियल भी तो निकालना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल भी तो चाहिए अपन को, है ना। चलो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गई, पोटेंशियल बताऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाउट? चलो कोई भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल पे आते हैं। पोटेंशियल इनसाइड वो होगा माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जब अंदर आ रहे हैं ना अपन, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो फिर से दो पार्ट में इंटीग्रेशन तोड़ना पड़ेगा मुझे। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई आउटसाइड वाला ले लेंगे और इंटीग्रेशन इंफिनिटी से सरफेस तक कर देंगे, उसके बाद सरफेस से अंदर आर डिस्टेंस तक कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले ले लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने, है ना। बाहर बाहर इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले ले लेंगे, फिर कैपिटल आर से जब स्मॉल आर तक इंटीग्रेशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले ले लेंगे। फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, फ्रॉम सरफेस टू दिस पॉइंट इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। तो दो पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जो पहला पार्ट है आउटसाइड वाला, वो तो यही था, उसका इंटीग्रेशन तो ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही थी, तो इसका इंटीग्रेशन तो आने वाला है के क्यू बाय आर। अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो ये लिखी, देखो के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब। वहां इंटीग्रेशन करो, फिर माइनस, बाहर माइनस लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पढ़ा है रेडियल होती है, यहाँ पे किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है, अंदर भी गॉस लॉ से, सिमेट्री से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है, डिस्प्लेसमेंट विल बी डी आर, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी आर। ई था के क्यू आर बाय आर क्यूब, उसमें के क्यू बाय आर क्यूब कॉन्स्टेंट, अंदर बचेगा आर डी आर, लिमिट फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर। लिमिट्स लगा लो, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स पुट कर दो। तो थोड़ा सा आप मेहनत करके देखोगे तो फाइनली सॉल्व कर कुरा के ही आ रहा है, 3 बाय 2 आर माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यू। आफ्टर सॉल्विंग ये आ रहा है, पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला ये आ रहा है। बहुत मैथमेटिकल हो रही चीज आज बहुत सारा डेरिवेशन चल रहा है अपना, है ना। ये आ गया स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल। ध्यान से देखो पोटेंशियल क्या है, कोई डाउट हो तो बताओ।
सर शेल एंड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बिना गॉस लॉ के नहीं निकाल सकते। बिना गॉस लॉ के इज वेरी डिफिकल्ट। बिना गॉस लॉ के इंटीग्रेशन से कर सकते हो आप। आपको मैंने अगर याद होगा तो मैंने आपको इंटीग्रेशन से कुछ केसेस करवाए थे स्फेरिकल शेल के, है ना। तो आप थोड़ा इंटीग्रेशन से करके कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, गॉस लॉ इज वेरी इजी। वो तो अपन बहुत सारी चीजें एक साथ निकाल रहे हैं, इसलिए आपको चीजें लंबी लग रही होगी, क्योंकि मैंने बाहर भी निकाली, फिर पोटेंशियल भी निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, पोटेंशियल भी, बहुत सारी चीज एक साथ निकाल रहा था। चलो पोटेंशियल क्लियर। तो अब ग्राफ बनाएंगे, यस। अब देखो पोटेंशियल के ग्राफ में अंदर चेंज हो जाएगा। इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, दिस इज अ पैराबोला। आप देखो यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो दिस इज अ पैराबोला। स्मॉल आर के स्क्वायर में नेगेटिव साइन है, तो इज अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। सेंटर पे जाओगे, स्फीयर के सेंटर पे स्मॉल आर शुड बी 0। स्मॉल आर को 0 पुट करो तो पोटेंशियल आ जाएगा 3kq/2r। स्मॉल आर 0 पुट करोगे तो 3kq/2r। तो जो सरफेस का पोटेंशियल था उसका 3/2 टाइम पोटेंशियल है। तो यहाँ पे एक पैराबोला जैसे दिखाना है आपको पोटेंशियल के ग्राफ में, इस तरह से कुछ पैराबोला टाइप दिखा देंगे। ठीक है, अगर दोनों साइड पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। ये पोटेंशियल का ग्राफ है, इस सरफेस का पोटेंशियल, आर डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल होगा q/r, और एकदम सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा वो जाएगा 3/2 kq/r। स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बाहर जो पोटेंशियल है वो 1/r का फंक्शन, उसके बाद अंदर पैराबोलिक फंक्शन, और सेंटर का पोटेंशियल, सरफेस पे जो पोटेंशियल था उसका 3/2 टाइम है। आप देख सकते हो इस इक्वेशन से, अगर इसमें स्मॉल आर को आप कैपिटल आर पुट कर दो तो, सॉरी स्मॉल आर को 0 पुट करो तो ये टर्म 0 हो गया, सेंटर पे आ जाओगे 3/2 k के बाहर आ जाएगा। तो पोटेंशियल ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोला देन हाइपरबोला, पैराबोला देन हाइपरबोला। ठीक, चलो ओके। तो ये हमने सॉलिड स्फीयर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सब चीज डिराइव करी, है ना। तो अभी तक क्या क्या करा है अपन ने, थोड़ा सा आप देख लो अच्छे से, टेक अ मिनट, चीजें देख लो क्या क्या करा है, जस्ट रिकैप करो, है ना। मैंने आपको क्या क्या करा है, गॉस लॉ से शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन। गॉस लॉ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने में पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए मैंने उसके आसपास स्फेरिकल एक सरफेस को मैंने गॉसियन सरफेस ली थी, और मैंने सिमेट्री से बोला कि उस पर हर जगह इलेक्ट्रिकल मैग्नीट्यूड में सेम, रेडियल आउटवर्ड। तो उस स्फीयर पे फ्लक्स जो होगा वो हो जाना चाहिए था E/dA का इंटीग्रेशन, E/dA cos 0 क्योंकि इलेक्ट्रिकल एरिया एक ही डायरेक्शन में, तो ये आ गया था चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी, फिर एक रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी। रॉड के लिए हमने गॉसियन सरफेस कैसी ली थी, सिलिंड्रिकल ली थी। रॉड के बाद फिर मैं आ गया था स्फेरिकल शेल पे। स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाली तो पॉइंट चार्ज की आ गई, पोटेंशियल भी बाहर पॉइंट चार्ज का आ गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट आ गया। जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही अंदर पोटेंशियल होता है स्फेरिकल शेल में। ठीक है, स्फेरिकल शेल क्लियर। स्फेरिकल शेल क्या होती है, एक हॉलो स्फीयर जिसके केवल सरफेस पे चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ली अपन ने, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं ली थी ना, एक जैसा चार्ज स्फेरिकल शेल लिया था। तो एक जैसे चार्ज स्फेरिकल शेल में बाहर से देखने पे पॉइंट चार्ज जैसा लगता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का होता है। इज दिस क्लियर। हाँ ठीक है। और स्फेरिकल शेल के बाद फिर अपन ने अभी पढ़ा सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, एक जैसा चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसके केस में क्या हुआ, इसकी बाहर देखने पे वही पॉइंट चार्ज जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बिल्कुल आइडेंटिकल, कोई फर्क नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई थी, अंदर किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो उसके अंदर अंदर के चार्जेस पे डिपेंडेंट थी। इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केवल यहाँ के चार्जेस पे डिपेंडेंट। तो एक तरह से यहाँ का कितना चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए यहाँ का चार्ज लिख के KQ/R² करना है, KQ इनसाइड बाय R²। एक तरह से देखो ये Q इनसाइड लिखा है तो ये 4πr² नीचे आके KQ/R² बन रहा है। एंड फॉर्मूला जिससे अपन को सॉल्व करके मिल रहा है ρr/3 एप्सिलॉन नॉट या KQ स्मॉल r/r3।
तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये, और फिर इसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। तो पोटेंशियल अंदर थोड़ा सा पैराबोलिक आ गया, कुछ डिफिकल्ट फंक्शन आ रहा है याद रखने में, टेंशन मत लो, डिफिकल्ट है तो आपको ये फंक्शन हमेशा निकालते आ जाना चाहिए। खास चीज ये याद होना चाहिए कि पोटेंशियल एट द सेंटर सरफेस का 3/2 टाइम होता है। सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम होता है, ये खास चीज याद होना चाहिए। ग्राफ याद होना चाहिए कि अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है और बाहर 1/r के प्रोपोर्शनल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आती है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे आती है, ठीक है, और बाकी पोटेंशियल सबसे ज्यादा उसके सेंटर पे होता है। चलो ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए अपने को। ओके, तो मैंने शॉर्ट में रिकैप भी कराया आपको सारी चीजों को, क्लियर? ओके, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्फीयर के सिमेट्री वाले केसेस अपने कंप्लीट हुए। अब थोड़े से और तरह के केसेस भी देखते हैं अपन। बता रहा हूं ये मैं, नेक्स्ट चीज लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग uniformly charged hollow cylinder, infinitely long uniformly charged hollow cylinder, uniformly charged hollow cylinder। तो मेरे पास अब की बार एक सिलेंडर है, ठीक है, जो बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लॉन्ग, ये हॉलो है, खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है इसके, केवल इसकी सरफेस पे चार्ज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? तो इसकी पूरी लेंथ पे चार्ज है, इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? मतलब कि आपने ये मेरे पास जो पेन है जिससे अपन लिखता हूँ बोर्ड पे, ये ऐसा कुछ मेरे पास सिस्टम है, बट ये तो सॉलिड है, आपको हॉलो इमेजिन करना है। तो अपन स्ट्रॉ वगैरह आती है ना, स्ट्रॉ जैसा कुछ सिचुएशन है मेरे पास। जो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ की सरफेस पे चार्ज है, अंदर से खोखली है और वो बहुत लंबी है। तो ऐसे सिस्टम की वजह से अपन निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर दो केसेस में डिराइव करेंगे। पहले निकालेंगे अपन केस 1 बाहर, आउटसाइड। मैं इसके एक्सिस, जो मेरा सिलेंडर था उसके एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे जा रहा है, और ये डिस्टेंस इस सिलेंडर की रेडियस से भी ज्यादा है। सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं रेडियस जहां पे जा रहा हूं वो कैपिटल आर से भी बड़ी है। मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकालने के लिए? क्या करेंगे सबसे पहले बताओ कशिश? मेरे एक डाउट आया कि सिग्मा क्यों नहीं लिया। आपकी इच्छा, आप सिग्मा ले लो, मैंने आपको लेमडा दिया है। मैंने बोला है सिलेंडर बहुत लंबा है और सिलेंडर की यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा है। आपकी सिग्मा लिखने की इच्छा, आप सिग्मा लिख लो, मुझे सिग्मा का कोई जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने सिग्मा नहीं दिया। तो अब मेरा डाउट ये था, मैंने आपसे पूछा ये था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस कैसे ली? तो बच्चे मुझे जवाब दे रहे सिलेंडर ऑफ रेडियस आर ले लो। बिल्कुल सही, सही बोल रहे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर लेना अच्छा रहेगा। एक सिलेंडर इमेजिन करना अच्छा रहेगा। You need to consider a cylinder. This is our Gaussian cylinder. Gaussian surface. ये पूरा पैक है, ऊपर नीचे बंद है ना, ये वाली सरफेस भी है इसकी, ठीक है। अब इसके पूरे कर्व सरफेस से फ्लक्स होगा, प्लेन सरफेस से तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ सिमेट्री।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन सरफेसेस के एरिया के परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ एरिया वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल है और यहाँ पे एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन सरफेस पे फ्लक्स 0 है, केवल कर्व सरफेस से फ्लक्स जाएगा। तो फिर से वही पूरी कहानी, फ्लक्स टोटल वो जाएगा फ्लक्स बाय कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स फ्लक्स ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का फ्लक्स 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0 बना रहे, और कर्व सरफेस का फ्लक्स सिमेट्री के लॉजिक से a into 2 pi RL हो जाएगा। अगर इस सिलेंडर की लंबाई L मान लो तो 2 pi RL हो जाना चाहिए, है ना। नाउ व्हाट विल बी चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज आएगा, तो उसकी लेंथ L है और मेरे सिलेंडर का L लेंथ इसके अंदर आ रही है, सो इट शुड बी लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। रीअरेंज करो तो ये आ गया लैम्डा अपॉन 2 pi RL, 2 pi एप्सिलॉन नॉट R, मतलब 2 के लैम्डा बाय R, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू इनफाइनाइट रॉड। आ रहा है समझ में? तो हमने निकाला इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाहर आपको जैसे कोई स्ट्रॉ होती है ना, अपन वो कुछ जूस पीने की स्ट्रॉ होती है, उस टाइप का कुछ अपने पास सिलेंडर है जो बहुत लंबा है ना, उसकी वजह से उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो मैंने आपको दे दी थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। इस सिलेंडर की यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, इसकी लंबाई तो बहुत बड़ी है पर इसकी यूनिट लेंथ काटो तो उस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो सारे गॉस लॉ के अपने लॉजिक से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। चलो अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि चार्ज तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर होना चाहिए, क्यों? मैंने तो चार्ज देखो लैम्डा पर यूनिट लेंथ दिया है ना, मैंने दिया क्या है वो समझो, मैंने इसकी यूनिट लेंथ पे चार्ज दिया है। अब इसकी एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ से यहाँ लेंथ एल है, तो एल लेंथ पे चार्ज लैम्डा इंटू एल तो होना चाहिए, है ना। चलो चार्ज ऑल्दो इसकी पूरी सरफेस पे है, ये जैसे ये सिलेंडर था, इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज है, आपको इसका पूरा एरिया दिख रहा है, पर मैंने इसकी यूनिट लेंथ काटी और यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है वो मैंने दे दिया लैम्डा, तो इसकी एल लेंथ का चार्ज लैम्डा है लोग, ठीक है। चलो तो ये पूरा वही हो गया जैसे रॉड का करा था अपन ने। तो केस 1 आउटसाइड द सिलेंड्रिकल पाइप इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वही जो रॉड जैसी। चलो अब केस 2 इनसाइड चलते हैं, स्मॉल आर इज नाउ लेस देन कैपिटल आर। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आएगी, ये आप करो, सेकंड पार्ट आप करके बताइए मुझे जल्दी से। केस 2 आप करके बताइए मुझे जल्दी से। वेरी गुड ऋत्विक, सचित वेरी गुड, निश्चित वेरी गुड। केस 2 में हमारा गॉसियन सिलेंडर अंदर आ जाएगा और चार्ज इनक्लोज 0 हो जाएगा, प्लस टोटल की पूरी कहानी तो वही लिखोगे, वो E इंटू 2 पाई आर एल आने वाला है, पर चार्ज इनक्लोज 0 है, ये 0 बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाने चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आया समझ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने पाइप के अंदर 0, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है उसके अंदर 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने पर रॉड वाली दिखने लग गई, ठीक। सबको क्लियर? चलो अब नेक्स्ट केस, अगर ये क्लियर है तो अगला केस, इसको मैं सॉलिड कर रहा हूं कि पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। क्वेश्चन बदल गया देखो मैंने, अब करो। नाउ आई हैव अ सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर इनफाइनाइट लॉन्ग विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। यह है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसकी वजह से बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो करो। निमित बिल्कुल सही। चलो अब ये क्वेश्चन एक काम करते हैं, आप होमवर्क में करके लाओ और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम हो जाएगी, ये पूरा कॉपी पेस्ट चलेगा बाहर, अंदर बस चेंज हो जाएगा, है ना। अंदर में आपके पास चार्ज इंक्लोज रहेगा बिकॉज नाउ अंदर से सॉलिड हो गया ये, है ना। तो सॉलिड हो गया तो ये लेंथ एल थी, रेडियस स्मॉल आर थी, तो वॉल्यूम अंदर हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू लेंथ बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है वो लिख लेना, वो है रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर में आती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सिलेंडर में आती है रो आर बाय 2 एप्सिलॉन। स्फीयर में बाय में 3 होता है, सिलेंडर में अपॉन में 2 होता है, और इतना सा फर्क है, बाकी अधिकतर चीजें सेम। ठीक है, चलो इज दिस क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर स्फेरिकल शेल की वजह से, फिर सॉलिड स्फीयर की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की वजह से, हॉलो पाइप की वजह से, और आखिरी में सॉलिड पाइप की वजह से, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड वायर की वजह से, है ना। तो ये सब केसेस जो भी अपन ने करे आज, इन सबको रिवाइज करना, इनके रिजल्ट याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ इनके बनाना, है ना। मैंने आखिरी केसेस में ग्राफ नहीं बनाया अभी, तो इनके आप ग्राफ बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आएंगे, तो ये सब अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डेरिवेशन देखेंगे, अभी कुछ डेरिवेशन बचे हैं, सब चीज डेरिवेशन नहीं हुए हैं, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की प्रोसेस चलेगी और अपनी। तो आपके मॉड्यूल को देखना, आपके पास जो बुक्स है उनसे देखना, और जो भी डेरिवेशन मिले आपको वो सब देख के आइएगा आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देन आपका एक बिगिनर बॉक्स और हो जाएगा फ्लक्स वाला, तो BB7 भी हो जाएगा आपका, वो होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, आपको एक डायपोल की रेस तो मिली चुकी है, वो करना है। एक दो दिन में डायपोल का असाइनमेंट भी हम देने वाले हैं, और ये सारे डेरिवेशन जो भी कर रहे हैं हम सब स्कूल बोर्ड में आते हैं, तो सब याद होने चाहिए, बोर्ड्स के लिए सब बहुत जरूरी है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमको सब डेरिवेशन याद रखना। चलिए